चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आपके सॉल्यूशंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सुन लो आप फिर से करवा रहे हैं इनके लिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? रिवीजन नहीं हो रही है अपनी तो? बंद हो गई रिकॉर्डिंग? क्या हो गया तुम लोग ठीक है, पहला सवाल है आपका क्या? अरे द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होती है, बोलिए जी। पहला ऑप्शन आपके पास, लार्जर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी। हेनरी लॉ कांस्टेंट होता क्या है? के एच। ठीक है जी, बोलिए अब जरा। लार्जर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी? नहीं। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ ट्रिक्स दिखा दूं, दो चार आप लोग कह रहे थे। पहला सवाल आपका, द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। रिकॉर्ड हो गया। ठीक है जी, बेटा काटा था तो ठीक है, काटने का काम हमारा नहीं है, उसके लिए प्रोफेशनल्स आती है। खैर, वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है गैसेस के लिए विद लोअर सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी, इस बात को याद रखेंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग ये तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मॉलिक्यूल ए बी अंडरगोस डाइमराइजेशन। डाइमर का मतलब क्या है, आपकी एन की वैल्यू क्या हो गई? 2। डाई मतलब 2। इन बेंजीन इट्स वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई। ठीक है जी, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, आप लोगों ने पढ़ा है, आई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन बाई एन माइनस वन, टू बी 0.60। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर इज आई या अल्फा? ठीक है जी, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकालना है, दैट इज अल्फा ऑफ ए बी, मतलब कुछ मामला ऐसा हो गया 0.60 माइनस वन डिवाइडेड बाई योर वन बाय एन। कितना है? वन बाय टू। करिए सॉल्व, कितना आ रहा है? चेक कर लेता हूँ एक बार आंसर। सी आ रहा है 80, पक्का? ठीक है जी, ठीक जवाब होगा फिर तो 80, कमिंग आउट टू बी 80%। हेंस ऑप्शन नंबर सी। जब आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे भी लिखो ऐसे करके सी, और फिर अलग से भी लिख दो वहां पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपने पास, आइए। सेलेक्ट द प्रॉपर्टी दैट इज नॉट अ कॉलिगेटिव इन नेचर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या? नहीं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, पक्का? फिर से सोच लो। ठीक है, क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ठीक है, इसमें आपने बताने की जो नहीं है, कौन सी होती है, चारों बताओ। प्रेशर, देखो आप पहले जवाब दे रहे थे, मगर जैसे आपको मैंने पढ़, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर रिलेटिव आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगला तो सबसे पूछो ये क्या होता है, सबसे पूछो, चलो आप ही बता दो। डिफरेंशियल नहीं, डिप्रेशन, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नेक्स्ट आप बताओ। चारों, पहली है सर ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो ओपी, ओपी ओपी। एक हो गई आरएलबीपी, उन्होंने बताई श्वेता ने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 3 क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली। अगली कौन सी हो गई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपका ये चारों को याद रखो भाई, तुम लोग ये अगर इन्हें भूल जाओगे तो काम कैसे चलेगा। चलिए जी, अगला, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, अचार बनाना है आपने। ठीक है जी, बोला गया है अचार को आपने रखा एक सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। अचार मीठा तो नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है हमने, सिंपल सी बात है, टू प्रिपेयर पिकल्स। ठीक है, मैंगो श्रिंक बिकॉज आपने बताना है ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहाँ दिख रहा है आपको? अच्छा, कह रहा सब में दिख रहा है। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में फर्क है। रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ पे है? अगेन ऑप्शन एलिमिनेशन, इसे काटो, क्योंकि मुझे पता था ऑस्मोसिस है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने अपने आप काट दिया। अब देखा, इसमें भी ऑस्मोसिस है, इसमें भी ऑस्मोसिस है। लूजेस वाटर, गेन्स वाटर,
सर श्रिंक हो रहा है तो जाहिर सी बात है लूज होगा, बस ऐसे कंसेप्ट लगाओ, समझे बात को? ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.0821, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला सबसे पहले याद रखो, पाई इक्वल्स टू CRT, कंसंट्रेशन RT, द कंसंट्रेशन इन मोल्स, ठीक है जी, मतलब ये निकालना है, RT डिनोमिनेटर में गया, पाई बाय RT, पाई 3.14, 0.0821 हमें गिवन है, वरना 31 भी ले सकते हो, मगर गिवन है अपने को। टेम्परेचर कितना गिवन है? सॉरी 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 सॉरी, पाई गिवन मैंने 3.14 रख दिया, ठीक है, 0.0821, नीचे भी वही हो गई, इनटू टी, टेम्परेचर इज 300 केल्विन में होना चाहिए, जी हाँ। करिए वैल्यूएट फटाफट, कहाँ करा दिखा? वही तो होगा, ऊपर से नीचे एक जीरो जाएगा और 0.003, ठीक है जी, 0.33 मत कर देना गलती से, होते हैं तुम में से कहीं, ये तो आ रहा है, ये तो हटा, ये तो हो गया था, ये तो डबल जीरो हो गया, वो मत कर देना गलती से, ठीक है, 0.0033। चलिए अगला है आप लोग के पास बेहद ही आसान सवाल, यू हैव टू आइडेंटिफाई इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। हेक्सेन क्या होता है जी? एन हेक्सेन, CH3, CH2, 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 1 2 3 4, क्या हुआ? क्या बोले? कुछ तो कर रहा था ये। क्या बोल रहा था तू ना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ऑक्टेन क्या होगा? 2 कार्बन आपके बढ़ जाएंगे। बोला गया है कि इन दोनों के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, बोलिए। अच्छा सबसे पहले, क्या डाइपोल डाइपोल होगा? नहीं, इसे काट दो। फिर आयरन डाइपोल होगा? नहीं, ये भी नहीं है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? अच्छा इसमें डाउट है। फिर एक आता है लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस, इसमें भी डाउट है, ये सुना ही नहीं, ये सुना नहीं आप लोगों ने? विंडरवाल फोर्स सुने हैं? उसी का भाई है, सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। अब बताइए कौन सी हो सकती है? हाइड्रोजन लग रहा है, बी, कैसे? मतलब उसमें कार्बन ज्यादा है और इसमें कम है, तो ठीक है, एक दूसरे को इंटरैक्ट और रिपल्सिव, इंटरैक्ट और रिपल्सिव तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, बॉन्ड बना रहे होंगे, तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर कार्बन से बन रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो तो कैटिनेशन हो गया। क्या कह रहा है? हमें भी आता है रासायनिक विज्ञान। सुनिए जी, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस का सही जवाब है। क्यों? अह, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? क्या वो एक हाइड्रोकार्बन है? तो याद रखना, दो हाइड्रोकार्बन के बीच में हमेशा कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाँ, जहां कोई फोर्सेस नहीं होती वहां कौन सी होती है? वंडरवाल फोर्सेस, ये उसी का भाई है। तो ये मानो कि यहाँ पे कौन सी होगी? लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस। अगर यहाँ पे ऑप्शन के अंदर स्लैश वंडरवाल फोर्सेस भी लिखे या फिर यहाँ पे भी लिखे तो वो जवाब ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। एच बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी, बताओ कोई, बोलिए जी। क्या कोई एच फ्री है आपस में? तो फिर सिंपल सी बात है, वो बात अलग है तुमने से पानी में फेंक दिया, फिर तो H2 आ गया, ठीक है जी। तो हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सोल्यूशन? बड़ा ही मुश्किल सवाल है, सॉलिड सोल्यूशन नहीं है। ये क्या होता है? एरेटेड ड्रिंक्स है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ब्रॉन्ज और ब्रास, एरेटेड, सोचो फिर से। हाँ भाई देखो, एरेटेड ड्रिंक्स आपकी हो गई लिक्विड नहीं कह सकते, उसे कैसे बोलोगे आप? हाँ सोडे की तरह वाली, ठीक है, वैसे ही कह सकते हो। करेक्ट वर्ड देखना क्या है, सोडा तो नहीं लिख सकते ना एग्जाम के। टीचर को बोल रहा है सोडा, हिंदी में लिखो, हिंदी मीनिंग क्या है इरिटेट का, ये मैं देखूं इसमें।
इसमें तो फिर टाइम लगेगा, फोन में देख लो। देखो देखो, अगर हिंदी मीनिंग नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग ऐसे कह सकते हो इसे। सोडा में गैस होती है ना, तो गैस कह लो, गैस डिजोल्व इन लिक्विड। चलिए, ब्रास, ब्रास कैसे बनता है तो आप लोग जानते हैं, सॉलिड सॉलिड। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? गैस से भरा हुआ लिक्विड, वही हमने बोल दिया ना। सोडा, सोडा। ठीक है, ब्रॉन्ज भी आपका सॉलिड सॉलिड हो गया। हाइड्रेटेड मतलब सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है। एरिटेड में याद रखना गैस होती है, दैट इज डिजॉल्व्ड इन योर लिक्विड्स। तो वहां पे यहाँ पे आपका ठीक जवाब क्या हो गया? एरिटेड थिंग्स। सिंपल, इजी। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ मोलैलिटी, ठीक है जी, एंड आउट ऑफ मोलैरिटी एंड आउट ऑफ फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मेलिटी, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बोलिए जी। सी, पक्का? सोच लिया? ठीक है जी, सी क्या है? मोलैलिटी और आपका mx, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। ठीक जवाब है। क्यों सर, एक्सप्लेन तो करना है इन्हें। देखो जी, समझो, मोलैरिटी अगर आप लोग बात करते हो, मोलैरिटी हमने क्या बोला है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, क्या बोला? हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, हमने गलत का डब्बा बना दिया। ये रहा। बोलिए, क्या इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब जो हम लोग हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है? डिपेंडेंट है। अच्छा, ऐसा क्यों है, कोई बताए? इनके फॉर्मूले पे जाते हैं, है ना, इनके फॉर्मूले पे जाते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाय वी। वी बोलेंगे, सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी में बोलेंगे, और केजी में क्या होता है? मास, है ना। एन बाय वी इन केजी कह सकते हो, वो भी एक ही बात है। मगर बात आती है अगर इसकी, तो ये कैपिटल एम, और ये क्या है आपके पास? एन बाय वी इन लीटर्स। तो जाहिर सी बात है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होगा? लीटर वाला काम। ये वाला भी हो सकता है, मगर हम लोग इसको लेते हैं, इसे बीन 11th में पढ़ा है। फॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी क्या? मोलैरिटी से ऐसे बोलो जैसे इसने बोला, वो पीछे लंदन डिस्पर्सिव क्या था, किसका भाई? भाई भाई। फॉर्मेलिटी भाई भाई है, मगर इसके आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, है ना। अगर आएंगे तो नॉर्मेलिटी पे आएंगे, इसका एमसीक्यू आएगा बस। नॉर्मेलिटी अगर आप वो भी नहीं पता, तो फिर तो पेपर के बाद आप नॉर्मल नहीं रह पाओगे। मोल फ्रैक्शन इज, मोल फ्रैक्शन बोलिए क्या होता है? समझे बात को? ए के मोल्स नीचे टोटल मोल्स, बस। ठीक है जी, बढ़ सकते हैं हम लोग आगे। विच इज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बताइए। एट 1 एटीएम प्रेशर, एक एटीएम प्रेशर पे। करो, सॉल्व करो सारे। 100 रुपये मेरे को दे दो। ठीक है। विच इज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 एटीएम प्रेशर? अगेन, बॉइलिंग पॉइंट आपका किस पे डिपेंड करता है? वेंट ऑफ फैक्टर पे, करेक्ट। तो सर वेंट ऑफ फैक्टर पे करता है, दैट इज योर आई। सबका आई निकालना पड़ेगा। केसीएल का आई निकाला, कितना आया? 2। इसका कितना आया? 1। सी का कितना आया? 3। और डी का कितना आया? 4। हेंस ऑप्शन नंबर बी। सर ऐसा क्यों? देखिए, बच्चा बच्चा जानते हैं कि लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, लीस्ट उसका क्या होगा? वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये बातें दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। बात तुमने आई? ठीक है, मतलब आपस में दोनों क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि जिसका जितना लोएस्ट क्या है, आई है, उसका उतना ही लो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। अगर तेरा आई ज्यादा है,
तो तेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट है द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है। ठीक है जी। पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट पे, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है। अगला है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अगला है एंथैल्पी। अच्छा, कौन ऐसा है जिसको बिल्कुल नहीं आता ये जवाब, वो बता। सबको आता है? नहीं आता। अब हमने ट्रिक्स पे जाते हैं। देखो, ट्रिक्स में हमने क्या बोला था, कोई ट्रिक लग रही है यहाँ पे, एक्सट्रीम वैल्यूज है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। हमने क्या बोला था फिर, रिपीट क्या हो रही है, दो बातें क्या रिपीट हो रहा है मुझे को बताओ, ए और बी। मतलब सर यहाँ पे फिलहाल के लिए आप लोग इसको काट सकते हो क्योंकि मेरे को आता नहीं है। हम्म, ये रहा। फिलहाल के लिए हमने इसको काटा और इसको काटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। अब हो सकता है या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, इधर सोल्यूशन है, इधर तो बिल्कुल ही अलग है, तो बिल्कुल ही ऑड हो गया। अब फर्क किसका है, सॉल्वेंट पे या सोल्यूट पे, किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, याद करो क्या होता था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये भी सोल्यूट पे करेगा, के बी, करेक्ट। के बी क्या होता था, फैक्टर्स ऑन विच, किस पे डिपेंड करता था के बी, सॉल्वेंट पे करता था। आपको पहले भी बताया था सॉल्यूशंस के अंदर कि ये बात हमको ऑब्वियसली लगती है कि सोल्यूट पे डिपेंड करेगा कि हम लोग क्या डाल रहे हैं, उसके हिसाब से कितना उबलेगा, है ना। ये बोला एलिवेशन मतलब एलिवेट होगा, मगर उस पर करता ही नहीं। ये डिपेंड किस पे करता है, सॉल्वेंट पे। इसका एग्जांपल भी मुझे याद है, मैंने आपको दिया था कि वाटर का, अगर आपको याद है, के बी अलग होगा और बेंजीन का के बी अलग होगा, अगर आपको याद है तो। नहीं याद किसी को, कोई नहीं, नोट्स में देख लेना। कहने का मतलब ये दोनों ऐसा क्या है, सॉल्वेंट। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है। तो पहले मैं कह रहा हूं इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग एब्जॉर्ब करें। विद दिस हम लोग एंड करते हैं सॉल्यूशंस के, आपके टॉप क्वेश्चंस, है ना, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। करो फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पे। गेट लगा दो। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच मीन्स आपने बताना है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलिए जी, बोलिए। ऑप्शन है गैल्वेनिक, डैनियल, इलेक्ट्रोलिटिक और बोथ ए एंड सी। बोलिए, बोथ ए एंड सी, करेक्ट। क्यों, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही हैं, एक ही का पार्टी है। क्या, अच्छा वो ऑप्शंस में हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। सेल ईएमएफ, बच्चों वाली बातें हैं सर, इसे हम लोग सेल ईएमएफ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन, कि सबसे तगड़ा कौन सा है जिससे आप, मोस्ट ड्यूरेबल जो लंबे टाइम तक चले, जिससे आप आयरन के ऊपर प्लेटिंग कर सको। जानते हो ना, क्योंकि आयरन क्या है, उस पर क्या लगता है, लोहा है, तो उस पर जंग लगता है, रस्ट लगता है। इसके ऊपर किसकी प्लेटिंग करें, इलेक्ट्रो प्लेटिंग अगेंस्ट कोरोजन, सबसे बढ़िया कौन सा होता है, जिंक। आपको बताया गया था, गैल्वेनाइजेशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। बोलिए, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, नहीं, 96,500 कूलम्स, 1 एम्पेयर फॉर 1 आवर, चार्ज फॉर 1 मोल। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, चार्ज वाला तो। इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, नहीं, 96,500 कूलम, याद रखो इस बात को, 96,500 कूलम्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास द आयन ऑफ लीस्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग। देखो इसकी ट्रिक है ना, इसकी ट्रिक क्या है, एक बात आप लोग याद रखना,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के अंदर आप लोग ऐसे याद रखो कि जितना बल्कि आयन उतना वो, आप एक बात सोचो, कोई मोटा बंदा है, कोई मोटू बंदा है ना, वो ऐसे भाग रहा है और उसके साथ में भाग रहा है एकदम पतला सा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल प्लेयर, कौन जीतेगा? रोनाल्डो। सर वो पतला है ना, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। सेम काम यहाँ पे आयंस के केस में, जितना छोटा आयन उतना फास्ट वो क्या करेगा? मूव। सिंपल सी बात है, ठीक है। और जितना बड़ा आयन उतना वो, ठीक है। जैसे H प्लस बहुत छोटा है तो बड़ी तेज भागता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें CH3COO माइनस, ये बताइए आराम से मूव करेगा या लेट मूव करेगा? लेट मूव करेगा, ठीक है। फिर आता है कैल्शियम 2 प्लस, सर ये भी बड़ी जल्दी करेगा। अच्छा H प्लस तो दिस इज एक्सेप्शनली फास्ट हमने बोला है। फिर SO4 2 नेगेटिव है ना भाई, SO4 2 नेगेटिव, तो ये भी लेट करेगा। H प्लस बहुत फास्ट करेगा, फिर Ca+2 करेगा, और सबसे ज्यादा लेट कौन सा करेगा? CH COO माइनस। तो हेंस करेक्ट आंसर विल बी डी। क्यों? लिमिटिंग करेगा मोलर कंडक्टिविटी, आप लोग जानते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरीज कैन नॉट बी रीयूज्ड? कैन नॉट बी रीयूज्ड का मतलब क्या है? प्राइमरी बैटरीज होती है। अब सबसे पहले ढूंढो इसमें से प्राइमरी कौन सी है। कौन सा मिला? मर्क्यूरी सेल। सिंपल सी बात है सर, सी। तो यहाँ पे जो, अगर आपको आंसर नहीं आता तो कोई कॉमन मैन क्या करके आएगा? बोथ बी एंड सी, क्योंकि ऐसा सवाल आ गया। मगर अगर आपको आता है तो मर्क्यूरी सेल, क्योंकि बाकी सारी आपकी क्या है? दोनों सेकेंडरी बैटरीज, वो तो चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोल HNO3 इज 6.3 इंटू 10⁻²² ओम्स। द मोलर कंडक्टेंस आपने निकालना है, ठीक है जी, करिए। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला K इंटू 1000/m, निकालिए फटाफट, निकालिए। बैठो। सी, एक का जवाब है सी, बाकी बोले कितना आ रहा है? के की वैल्यू कितनी है बताओ, बोलो के की वैल्यू कितनी है? 6.3, नीचे कितना है? 0.1। कितना मिला आपको? सी। सिंपल सी बात है सर, 630 हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, ये पढ़ा है आप लोगों ने, अगर सॉल्ट ब्रिज बीच में से हटा दिया क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज सर अगर ये है, एक ये है ए और बी, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे लगता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कई सारे काम होते हैं उसके, इसके अंदर अगार गास्ट और अमोनियम का पेस्ट होता है, वो सब कुछ आपने पढ़ा है। अगर आपने रिमूव कर दिया इस वाले को, आपने रिमूव कर दिया फ्रॉम टू हाफ सेल्स, द वोल्टेज क्या होगा? जाहिर सी बात है ड्रॉप्स टू जीरो, है ना, ड्रॉप्स टू जीरो, क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंस ही नहीं रहा, तो ड्रॉप्स टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द गैल्वेनिक सेल, जिंक या फिर जिंक, अच्छा आपको पूरा सेल गिवन है, ठीक है जी, ये रहा पूरा सेल आपको गिवन है। जिंक, जिंक 2+, 0.1 मोलर, कॉपर 2+, और कॉपर आपका कॉपर 2+, 1 मोलर कंसेंट्रेशन। द सेल पोटेंशियल इंक्रीज कब बढ़ेगा? अगर Zn+2 बढ़ेगा, या फिर कॉपर 2+ बढ़ेगा, कॉपर 2+ कम होगा, या सरफेस एरिया बढ़ेगा? बोलिए, सोचो फिर से, कौन सा? बी, रीजन? कैथोड पे रिएक्शन अगर बढ़ेगी, करेक्ट, हेंस कॉपर 2+ विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है जी। तो विद दिस हम लोग एंड करते हैं आपके एमसीक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है जी। पहला सवाल आपकी नजरों के आगे, सॉल्व करेंगे इसे और मुझे दिखाएंगे। ये क्वेश्चन हर बार आता है। कितना आ रहा है? बी, बी कितना है? डी। आओ चेक करते हैं क्या है सवाल। फॉर द रिएक्शन 2A+B
ठीक है, A to B बना आपका। द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1, ठीक है, मतलब मामला कुछ ऐसा है, यही है। फिर क्या होता है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज डबल्ड, ठीक है सर, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डिक्रीज्ड बाय हाफ, मतलब B by 2, तो क्या होगा? बोलिए जी, क्या हुआ? रिमेन द सेम कैसे, कोई बताए? 2 से 2 कैंसिल, ये कह रहे हो? ठीक कह रहे हो, वही ऊपर वाला गेम आ गया, रिमेन द सेम। नेक्स्ट सवाल आपके पास आता है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 2.96 into 10 की पावर -30 पर सेकंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर, कैसे बता आप लोगों को? बस, बस, शाबाश, शाबाश। नेक्स्ट, द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा आर जी, डेल्टा आर एच, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, इसका ग्राफ भी याद है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और टेस्ट में भी आता है ये आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, 2H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आपको रिएक्शन दे दी है, क्या क्या बना, पानी और O2 बनी, उसका आपको R दे दिया है KH2O2, और व्हाट इज द रिएक्शन ऑर्डर, वो आपने निकालना है, निकालिए, कैसे आएगा, कितना आ रहा है? B कैसे, पावर 1 है, सिंपल है, इतना कहाँ सोच रहे हो? देख, इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, एक आपको रिएक्शन दे दी 2H2O2, टूट के आपको बना रहा है H2O प्लस O2, ठीक है जी, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, उसका R की वैल्यू क्या दे दी आपको, KH2O2, ठीक है, और कुछ बोला नहीं, पावर 1, ऑर्डर 1। नेक्स्ट, अच्छा सवाल, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट बोला गया है कि K इक्वल टू है A E minus EA by RT, which of the following option represent the graph of log K versus 1 by T? सोचिए जी, ठीक है, हुआ क्या? हाँ भाई, बोलिए क्या आ रहा है? ए क्या है, ये log K 1 by T, कुछ इस तरह काम हुआ है, इसमें सर यूनिफॉर्म वाला आ गया, इसमें इनिशियल वैल्यू थी, सी में सर नेगेटिव स्लोप ऑफ माइनस के आ गया, सॉरी, किसका ग्राफ है, उसका ग्राफ है तो माइनस EA बाय R, ठीक है। अगेन इसमें भी कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू थी यहाँ पे, बोलिए कौन सा ठीक होना चाहिए? सी, सी क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप ही क्यों चाहिए, सही, स्लोप की वैल्यू माइनस में आ गई, हाँ तो फॉर्मूले के हिसाब से माइनस में आनी चाहिए बस, तो फिर और कोई माइनस में है नहीं, ठीक है। ये है जब आपको आता है, अगर नहीं आता तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, इन तीनों में से एक, बिकॉज दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लोगे कि सर माइनस आ रहा है तो हो सकता है नेगेटिव में जा रहा हो स्लोप, तो इसलिए कैलकुलेटेड तुक्काबाजी आपने करनी है, उसके लिए कोई मना नहीं है। चलिए जी, इन द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन R log R and T for a first order reaction, the intercept on y axis, बोला गया है कि y axis पे क्या इंटरसेप्ट होता है, और यहाँ पर x axis, और किस किस के बीच में है, log R वर्सेस टाइम, बोलिए जी क्या होता है इधर, इधर बोला है log R है, सिंपल, भूल गए क्या, टाइम नीचे होता है, तो log R कौन सा होगा, ये रहा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। अगला, a reaction follows first order kinetics and has a half life of 69.3 seconds, what is the rate constant, हाफ लाइफ मतलब 0.69, 3 की बात करी गई है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, प्रॉब्ली व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, अगर आपने निकालना है, ये डिवाइड हो जाएगा,
69.3 से कितना आएगा, बोलिए जी। 0.001 बी, करेक्ट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है। अगला, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है जी, एंड द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब बी का स्क्वायर हो गया, और क्या बोला है, ए का ए ही रहा, ठीक है, आपस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, डी, कैसे, 3, अगर आपको याद है तो x प्लस वाई इज ऑर्डर, एंड x प्लस वाई यहाँ पे आपको क्या आया है, 3, तो हेंस दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बटर चाहिए। नेक्स्ट सवाल, टू व्हाट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन डज द फॉलोइंग ग्राफ बिलोंग टू, बोलिए। दिस इज log r एंड दिस इज वर्सेस t, k इज अगेन ऑफ नेगेटिव स्लोप, कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 9, बोलिए जी। फर्स्ट या सेकंड, थर्ड, फर्स्ट क्यों, फर्स्ट क्यों, एकदम ठीक जवाब है फर्स्ट ऑर्डर, मगर क्यों, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बस रहने दे, भूल जा, ऑर्डर माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई ठीक है। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो मतलब है मकड़ी, अच्छा नकड़ी बोला था तूने यहाँ तो पहले, shut up. In pseudo unimolecular reactions, option number A, we have both reactants are present in low concentrations. Option number B, we have both reactants are present in the same concentration. Option number C, we have one reactant is present in excess, and D we have is non-reactive. तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे ऑप्शन बराबर बराबर आपको दिख रहे हैं, तो अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब यहाँ पे आपका इंट्यूशन या फिर जय माता दी ठीक है जी, मगर हाँ लॉजिक क्या है, इसका सही जवाब क्या होगा, सी, सिंपल सी बात है कि वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, एक आपने खुले हाथ से डाल रखा है वहां पे एक्सेस में, ठीक है, कैसे, क्योंकि माता ने बताया नहीं नहीं, सुन लो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कौन सी होती है, आप मत बताओ, आपका मैंने आंसर पढ़ा है टेस्ट में जो आपने लिखा सूडो जो आपने लिखा है, विच बिहेव्स लाइक थर्ड या सेकंड, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ भाई तू बता कभी बोलो, नहीं बोल, और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एग्जाम्पल, एकदम ठीक, अच्छा कईयों को केन शुगर नहीं पता, शुगर केन मतलब शुगर केन, शुगर केन मतलब, अच्छा पता है ना, गन्ना, अरे तो ठीक है, सूडो चल रहा यार, पढ़ाई नहीं, कंट्री अच्छा, तो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में हमने क्या बोला है, एक रिएक्टेंट हमेशा एक्सेस में होगा, ये याद करने वाली बात है। यहाँ पे क्या एक्सेस में होता था हमारा, केन शुगर वाले एग्जांपल में पानी, सिंपल सी बात है, तो क्या बनेगा, शुगर प्लस पानी, ग्लूकोज और फ्रक्टोस, हाँ, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं चाशनी बन गई, वो बनेगा वही, तो ये आप सूखे सूखे में बना दोगे ग्लूकोज, अब आपने दो पाउडर मिला दिया, वाह जी वाह, होता है कोई नहीं, तो विद दिस हम लोग एंड करते हैं आपके, मैं बोल दूं विद दिस मेरा स्टोरेज जा रहा है, विद दिस हम लोग ऐड करते हैं, एंड करते हैं आज की क्लास के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग, ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय।